अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप जहानिया एक्सप्रेस देख रहे हैं। मैं शान शेख हूँ। जो लोग मुझे जानते हैं वो इस हकीकत से वाकिफ़ हैं कि मैं गुज़िश्ता दिनों बहुत बीमार हो गया था। एक ख़तरनाक बीमारी जिसे GPS कहा जाता है उसमें मुब्तला था और 3 महीने तक मैं हाथ हिलाने के भी काबिल नहीं था। तो इस दौरान मुझे जो ट्रीट किया, मेरा इलाज किया, मेरे मौलज डॉक्टर अदनान असलम न्यूरोलॉजी वार्ड के हेड ऑफ़ डिपार्टमेंट है साबिक़ सर्विसेज हॉस्पिटल लाहौर में, उन्होंने मुझे इलाज किया, मेरी बीमारी को तशख़ीस किया, फिर उसको प्रॉपर तरीके से जो है वो उसका इलाज किया। तो आज हमारे साथ डॉक्टर अदनान असलम मौजूद हैं। इनसे पूछेंगे कि GBS क्या बीमारी है और ये क्यों लोगों में आम हो रही है। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया। अनगिनत दुरूदे पाक हो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात बाबरकत पर। आपका बहुत शुक्रिया, आपने इनवाइट किया और मुझे मौका दिया कि मैं इस इम्पॉर्टेंट न्यूरोलॉजिकल दिमागी और असाबी बीमारी के बारे में बता सकूं। GBS एक ऐसी माजूर कर देने वाली असाबी बीमारी है जिसके अंदर वायरस का हमला हो जाता है नसों के ऊपर और मरीज़ के दोनों बाजू और दोनों टांगें मफलूज हो जाती हैं, उनके ऊपर फालिज हो जाता है। ये फालिज तो नहीं होता, लेकिन वो माजूरी जो वायरस के हमले की वजह से, नसों के ऊपर वायरस के हमले की वजह से होता है, उसकी वजह से मरीज़ अपने दोनों बाजुओं और दोनों टांगों से काम करने से बिल्कुल जो है वो रह जाता है और वो माजूर हो जाता है। अब ये बीमारी क्या है? एक्चुअली ये एक ऑटो इम्यून बीमारी है। इसके मुतालिक ख्याल किया जाता है ऑटो इम्यून बीमारियां क्या होती हैं? वो बीमारियां होती हैं जिनके अंदर जिस्म की अपनी फ़ौज अपने ही सेल्स को मारना शुरू कर देती है। आप ये समझें कि जो मुदाफ़ती निज़ाम है यानी डिफेंस सिस्टम है वो बागी हो जाता है और वो बागी होके अपने ही न्यूरॉन्स के ऊपर या अपने बॉडी के सेल्स के ऊपर हमला कर देता है, जिसके नतीजे में मरीज़ को दोनों बाजू और दोनों टांगों की कमज़ोरी हो जाती है। अब होता क्या है? सबसे पहली अलामत क्या होती है कि मरीज़ को अपनी थाइज़ में यानी अपनी रानों में हल्की सी नमनेस, सुनपन का एहसास होता है और ये एक आधे दिन तक रहता है। उसके बाद मरीज़ के पाँव में कमज़ोरी आना शुरू होती है और ये तेज़ी से कमज़ोरी ऊपर को चढ़ती है और ये कमज़ोरी ऊपर को चढ़ के ये फिर बाजुओं को इन्वॉल्व करती है और जब ये यहाँ शोल्डर तक पहुँचती है तो उसके बाद अगली स्टेज ये आती है कि मरीज़ को सांस लेने में दिक्कत होनी शुरू हो जाती है। ये ऐसी बीमारी है कि जिसकी कॉम्प्लिकेशन ये है कि उसमें ऑटोनॉमिक डिसफंक्शन हो जाता है, यानी ऐसा मसला होता है जिसमें जो जिस्म का ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है वो भी डैमेज हो जाता है। वो उससे क्या होता है कि मरीज़ के दिल की धड़कन एकदम से बेतरतीब हो जाती है, खुदा न खासा दिल एकदम से स्टॉप कर सकता है या खुदा न खासा मरीज़ का सांस बंद हो सकता है और अचानक मरीज़ की मौत वाक़ई हो सकती है। ये ऐसी बीमारी है जिसके नतीजे में मरीज़ का सांस बंद होने की सूरत में वेंटिलेटर की ज़रूरत भी पड़ सकती है। सो कैटेगोरिकली बीमारी ऐसी है जो बहुत तेज़ी से बढ़ती है, बहुत तेज़ी से मफलूज करती है, बहुत तेज़ी से माजूर करती है और इसके नतीजे में बहुत तेज़ी से सांस या खुदा न खासा दिल में प्रॉब्लम होकर मरीज़ वेंटिलेटर पे जा सकता है। जी बिल्कुल डॉक्टर साहब, आपने दुरुस्त फरमाया। मैं अगला सवाल जो पूछना चाहता हूँ लोगों की अवेयरनेस के लिए वो ये है कि इसकी निशानियाँ क्या हैं GBS की और ये कैसे पता चलता है कि ये GBS हो चुका है और उसका इलाज कैसे मुमकिन है? ऑटो इम्यून बीमारियां अमूमी तौर पर कॉमन तो कम उम्र लोगों में हैं, टीन एज और उससे ऑनवर्ड 40 से कम एज में, लेकिन ऐसी कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, ऐसा कोई रूल नहीं है कि ये हमेशा ये जो है प्रॉब्लम हमेशा कम उम्री में होगा। और इससे बचाव का कोई ये नहीं कहा जा सकता कि कोई ऐसी चीज़ है कि जिसके साथ इसका बचाव किया जा सकता है। हाँ, ये किया जा सकता है कि जब आपको अलामात महसूस हो और आपको ये महसूस हो कि मेरी टांगों में कमज़ोरी आ रही है और वो तेज़ी से ऊपर बढ़ रही है और 1 से 2 दिन के अंदर मेरे बाजुओं में भी कमज़ोरी आ रही है, तो फिर फौरी तौर पर माहिर न्यूरोलॉजिस्ट के पास जाएं। अब जब आप माहिर न्यूरोलॉजिस्ट के पास जाते हैं तो वो क्या करेंगे? वो आपका एक डिटेल हिस्ट्री लेंगे, आपका एग्जामिनेशन करेंगे और हिस्ट्री और एग्जामिनेशन के बाद वो आपको कुछ टेस्ट एडवाइस करेंगे। एक नसों का टेस्ट होता है
होता है जिसको NCS EMG कहते हैं, वो टेस्ट किया जाता है और आपके कमर का पानी निकाला जाता है। अच्छा, इसमें एक और बड़ी क्लैरिटी मैं पब्लिक के लिए कर दूं कि ये जो कमर का पानी निकाला जाता है, इससे हम खौफजदा हो जाते हैं कि खुदा ना खास्ता इससे कोई मौत वाक़ई हो सकती है या कोई इस तरह की चीज़। ये कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। ये टेस्ट ज़रूरी है और इससे कोई नुकसान होने का मेजॉरिटी केसेस में कोई चांस नहीं है। ये पानी जो कमर का निकाला जाता है, ये फिर टेस्ट किया जाता है और उसमें फिर उस ऑटो इम्यून डिजीज़ का एविडेंस लिया जाता है। उसके बाद दो ऑप्शंस हैं। अगर ये बीमारी तेज़ी से बढ़ रही है तो दो ऑप्शन हैं, एक आपके खून की सफाई कर दी जाए या आपको इम्यूनोग्लोबुलिन्स लगाए जाएं। इम्यूनोग्लोबुलिन्स बहुत ज़्यादा उसकी प्राइस है और हस्पतालों में ये फ्रीली अवेलेबल नहीं है, लेकिन प्लाज्मा फ्रेसिस अब निश्तर हॉस्पिटल मुल्तान, सर्विसेज हॉस्पिटल और लाहौर के बड़े हॉस्पिटल्स में फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है, जो खून की सफाई है। और ये खून की सफाई जब होती है तो मरीज़ बहुत तेज़ी से रिकवर करता है। तो ये याद रखिए कि ये काबिल इलाज बीमारी है। 60 से 70% लोग अच्छी रिकवरी कर कर नॉर्मल हो सकते हैं। 5 to 10% लोग ऐसे हैं जिनकी रिकवरी नहीं होती या जो बेस्ट पॉसिबल ट्रीटमेंट के बाद भी बेसलाइन पे वापस नहीं आते और उनका फोकल न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट यानी माजूरी किसी न किसी दर्जे में बाकी रहती है। लेकिन मेजॉरिटी केसेस में ऐसा होता है कि ये बीमारी काबिल इलाज है, काबिल बचाव है। काबिल बचाव तो नहीं कहना चाहिए, लेकिन काबिल इलाज है। और अगर हम ड्यू इन टाइम इसको डायग्नोज कर लें तो फिर हम बेहतर हो सकते हैं और इससे होने वाली माजूरी से बचा जा सकता है। डॉक्टर साहब, जब मरीज़ इस बीमारी में मुब्तला होते हैं तो अक्सर औक़ात ऐसा होता है, मेरे केस में भी ऐसा ही हुआ था कि जूनियर न्यूरोलॉजिस्ट थे, उनको डायग्नोज करने में बहुत प्रॉब्लम आई। उन्होंने कोई 10 से 15 किस्म के मेरे टेस्ट करवाए, हर तरह के CT स्कैन और MRI वगैरह हर चीज़ उन्होंने करवा के देखी, लेकिन वो ये बीमारी डायग्नोज नहीं कर सके। तो जब आपसे रब्ता किया गया तो आपने 1 मिनट में जो निशानियां बताई गई हैं उनके मुताबिक आपने कहा कि आप ये टेस्ट करवा लें GPS का। तो GPS का टेस्ट करवाया तो वो पॉजिटिव आया। तो आप इस मौका पर जो है वो नए जो न्यूरोलॉजिस्ट हैं उनको क्या पैगाम देना चाहेंगे कि वो किस तरह इस बीमारी को जल्दी डायग्नोज कर सकते हैं? देना चाहेंगे। देखिए, हिस्ट्री और एग्जामिनेशन बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर आप मरीज़ से पूछते हैं और उससे अपना इन एंड आउट यानी अपनी पूरी बात उसे करने का मौका देते हैं, और ये मेरी एक रिक्वेस्ट भी है, एक एज अ एल्डर ब्रदर एक सजेशन भी है सारे जूनियर न्यूरोलॉजिस्ट को कि आप मरीज़ को अपनी पूरी बात करने दें और मरीज़ के साथ डिटेल हिस्ट्री और डिटेल एग्जामिनेशन करें। जब आप डिटेल हिस्ट्री और डिटेल एग्जामिनेशन करते हैं तो 95% to 99% आप एक डायग्नोसिस पे पहुंच जाते हैं और आप उसकी तशखीस कर पाते हैं। ये ऐसी बीमारी नहीं है कि जिसकी तशखीस ना हो सके। एटिपिकल केसेस ज़रूर होते हैं, लेकिन ये एटिपिकल केसेस ऐसा नहीं है कि ये खुदा न खास्ता वो भी डायग्नोज ना हो सके। अगर आप डिटेल हिस्ट्री और एग्जामिनेशन करते हैं और उसके बाद आप ड्यू इन्वेस्टिगेशंस कर देते हैं तो फिर अल्लाह पाक अपनी रहमत करम का मामला करे, ये डायग्नोज ना सिर्फ हो सकती है और इससे होने वाली माजूरी से बचा भी जा सकता है। जी, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने बहुत अच्छे से GPS बीमारी को जो डिफ़ाइन किया। नाज़रीन, हमारे साथ डॉक्टर अदनान असलम साबिक हेड ऑफ़ डिपार्टमेंट न्यूरोलॉजी सर्विसेज अस्पताल लाहौर मौजूद थे। हमने इनसे GPS एक जो बीमारी है उसके बारे में तफसील से पूछा। हम आइंदा भी इनके साथ नशिस्त करते रहेंगे और दीगर बीमारियां जैसे कि मिर्गी, फालज, लकवा और कमर दर्द के वगैरह जो बीमारियां आम हो रही हैं आम माशरे में, उसके बारे में मालूमात लेके आते रहेंगे। आज तक के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।